हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं वेद सर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वैकेंसी आ चुकी है जो कि 2024 में आई है और इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो भी हमारा सिलेबस आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वैकेंसी का, वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। जिसमें कि सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में वो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में। तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटिमोलॉजी के बारे में कि ये जो वर्ड फार्माकोपिया है वो कहाँ से आया है। तो वर्ड फार्माकोपिया जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोपिया जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फार्मेकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग एंड पायोन, पायोन का मतलब होता है टू मेक, मेक का मतलब बनाना। तो फार्माकोपिया का मतलब ये होता है कि प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, दवा को बनाना। डेफिनेशन की बात करें तो फार्माकोपिया होता क्या है। फार्माकोपिया जो है वो एक सुप्रीम अथॉरिटिव बुक है जो कि पब्लिश की जाती है किसी भी सरकार या किसी भी देश की सरकार के द्वारा। और इस पब्लिश होने वाली बुक में क्या लिखा होता है, तो इस पब्लिश होने वाली बुक में लिखा होता है कुछ साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस के बारे में लिखा जाता है कि किस तरह से जो है हम लोग ड्रग मटेरियल से जो कि डिफरेंट सोर्सेज से हमें दवाएं मिलती हैं उनसे हम कैसे दवा को बनाएंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे उनकी कंपाउंडिंग करेंगे और कैसे उनको कंबाइन करके हम भिन्न भिन्न प्रकार की दवाओं को बनाएंगे। तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, फार्मेकॉन एंड पायोन। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग और पायोन का मतलब होता है टू मेक, मतलब दवा को बनाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस जिस बुक में हम पढ़ते हैं वो किसी देश की सरकार के द्वारा जो पुस्तक पब्लिश की गई होती है उसे हम फार्माकोपिया कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फार्माकोपिया की। फार्माकोपिया कितने टाइप का होता है? तो फार्माकोपिया जो है वो दो टाइप का होता है। फार्माकोपिया कितने टाइप का होता है? फार्माकोपिया जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ऑफिशियल फार्माकोपिया और एक होता है अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या है? ऑफिशियल फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया है जो किसी देश की सरकार के द्वारा जो है एथराइज की हुई बुक होती है। और अनऑफिशियल फार्माकोपिया क्या है? अनऑफिशियल फार्माकोपिया जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, जो कि सरकार के अतिरिक्त कोई व्यक्ति या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी यदि दवा बनाने के नियम देती है तो उस रूल बुक को हम क्या कहेंगे? अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या है? जो सरकार के द्वारा पब्लिश की जाती है। अनऑफिशियल फार्माकोपिया क्या है? तो अनऑफिशियल फार्माकोपिया वो है जो किसी व्यक्ति या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा दवा को बनाने के जो नियम हैं वो दिए जाते हैं। तो दो तरह की फार्माकोपिया के बारे में जानने के बाद अब हम लोग फर्स्ट रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो फार्माकोपिया थी वो थी डिस्पेंसटोरियम ऑफ वेलेरस कॉर्डस। वेलेरस कॉर्डस जो थे उन्होंने सबसे पहली फार्माकोपिया दी थी। वेलेरस कॉर्डस जो थे उन्होंने सन 1515 से लेकर के 1544 के बीच में उन्होंने अपना जो है फार्माकोपिया दिया। और उस बुक में उन्होंने क्या लिखा था? तो उस बुक में उन्होंने दवाओं को किस तरह से मतलब क्रूड सब्सटेंस से किस तरह से दवाओं को प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में उन्होंने लिखा था। बट हमें होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है। तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो था उसके फादर कौन हैं? तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया के फादर हैं डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरे। ये लिपजिंग जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने ही सबसे पहली होम्योपैथिक फार्माकोपिया दिया था जो कि पब्लिश की गई थी 1825 में। इनकी पब्लिश की हुई फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया बुक का नाम क्या था? तो होम्योपैथिसिस डिस्पेंसटोरियम फॉर अर्ज एंड एपोथेकर। तो इनकी द्वारा पब्लिश की हुई जो सबसे पहली होम्योपैथिक फार्माकोपिया बुक है वो है होम्योपैथिसिस डिस्पेंसटोरियम फॉर अर्ज एंड एपोथेकर। इस बुक में उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया है होम्योपैथिक
दवाओं को प्रिपेयर करने का। वैसे डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी जो थे वो डॉक्टर हैनीमैन जी के प्रूवर्स यूनियन में से एक मेंबर थे और वो हैनीमैन जी के साथ उन्होंने बहुत सारे ड्रग्स की प्रूविंग की थी। तो उन्होंने ही जो है उनके थ्रू बताए गए जितने भी दवाओं को बनाने के जो तरीके हैं उन्होंने सबसे पहले बुक में इसको जो है पब्लिश किया और इसीलिए ये फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में। हैनीमैन जो थे वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी भी माने जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में कोई भी दवा देने से पहले उसकी प्रूविंग की जाती है। बिना प्रूविंग किए हुए किसी भी ड्रग को मेडिसिन या फिर रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हैनीमैन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ड्रग प्रूविंग के थ्रू ही जो है मेडिसिन बनाने का जो है काम शुरू किया था। तो इसीलिए उन्हें एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का पायनियर माना जाता है। और जो उनके परिश्रम थे, जो भी उन्होंने परिश्रम किया था इन फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनेमिक्स, वो प्रिजर्व किया गया है। 3 बुक्स में प्रिजर्व किए गए हैं जो हैनीमैन जी ने अपने जो कुछ भी मेहनत की थी, जो भी वर्क किया था, उस वर्क को 3 बुक में पब्लिश किया गया है। एक तो उन्होंने लिखी थी मटेरिया मेडिटेरिका प्योरा, दूसरी है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जिसे बाइबल ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं, और तीसरा है क्रॉनिक डिजीजेस देयर पिक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर। तो हैनीमैन जी ने ये 3 पुस्तकें लिखी थी, एक मटेरिया मेडिका प्योरा, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड क्रॉनिक डिजीजेस, और इन तीनों में उन्होंने दवाओं को बनाने के कुछ रूल रेगुलेशन नियम के बारे में लिखा था। तो ये नियम को कलेक्ट करके जो कार्ल डब्ल्यू कैस्परी थे उन्होंने सबसे पहला होम्योपैथिक फार्माकोपिया की बुक पब्लिश की थी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया की। तो फार्माकोपिया जो है वो 2 तरह की थी, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ऑफिशियल फार्माकोपिया जो कि किसी गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश की जाती है। तो ऑफिशियल फार्माकोपिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑफिशियल फार्माकोपिया में सबसे पहले आता है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जिसे हम लोग GHP कहते हैं, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो कि इंग्लैंड की है जिसको हम लोग BHP कहते हैं, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट जिसे हम HPUS कहते हैं, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, हमारे भारत में जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया की बुक है वो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI कहलाती है, और लास्ट है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ये सारे टाइप के फार्माकोपिया किसी कंट्री के गवर्नमेंट के थ्रू एथराइज्ड फार्माकोपिया बुक्स हैं। अगर यदि फार्माकोपिया किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के द्वारा दी गई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनऑफिशियल फार्माकोपिया कहते हैं। तो अब अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। भारत में M भट्टाचार्य एंड कोस होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो अनऑफिशियल मानी जाती है क्योंकि इसे M भट्टाचार्य ने दिया था। दूसरा है इंसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया बाय PN वर्मा एंड इंदु वैद्य। ये भी जो है ये फार्माकोपिया कब दिया गया? ये फार्माकोपिया जो है ये भी भारत की फार्माकोपिया है जिसको कि PN वर्मा और इंदु वैद्य ने दिया था। तीसरा है ब्राज़ीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, चौथा है पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया, और पांचवा है मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जिसमें से आपको M भट्टाचार्य की जो बुक है M भट्टाचार्य एंड कोस होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इसके बारे में आपको जानना होगा कि ये 1892 में M भट्टाचार्य के थ्रू दिया गया था। कब दिया गया था? ये 1892 में M भट्टाचार्य एंड उनके साथियों के द्वारा इस फार्माकोपिया को दिया गया था। तो ये सारी जो फार्माकोपिया हैं ये सब अनऑफिशियल फार्माकोपियाज हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एक करके जितने भी ऑफिशियल फार्माकोपिया हैं, जहाँ से शुरू हुई थी फार्माकोपिया वहाँ से हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो टाइप ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया जिसमें कि हम लोग केवल ऑफिशियल फार्माकोपिया के बारे में ही पढ़ेंगे, उसमें से सबसे पहला है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया GHP, जिसको कार्ल डब्ल्यू कैस्परी ने दिया था 1825 में। कब दिया था? 1825 में उन्होंने जो है इस बुक को पब्लिश किया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है जो कि हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। 1825 में ये फार्माकोपिया दिया गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं
कि जो पहली फार्माकोपिया है वो जीएचपी को ही माना जाता है, जो कि कार्ल डब्ल्यू कैस्परी ने दिया था, जो कि लिप्जिंग के थे, जर्मनी के रहने वाले थे और जो है प्रूवर्स यूनियन के मेंबर थे, जिन्होंने हैनीमैन जी के साथ में वर्क भी किया हुआ है। इस बुक का नाम क्या था? पहली फार्माकोपिया जो थी उसका नाम क्या है? तो पहली फार्माकोपिया बुक का नाम था होम्योपैथिस्टिस डिस्पेंसटोरियम फॉर अर्ज एंड एपोथेकर, जिसमें कि सबसे पहले आइडिया दिया गया था होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में फिजिशियंस के द्वारा और फार्मासिस्ट के द्वारा। बात करते हैं कि जीएचपी जो है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इसमें एक डॉक्टर विलियम सॉबे का भी नाम आता है। डॉक्टर विलियम सॉबे जो थे उन्होंने 1872 में, कब? 1872 में उन्होंने जो है अपना फार्माकोपिया दिया था और उस फार्माकोपिया बुक का नाम क्या है? तो उस फार्माकोपिया बुक का जो नाम है वो है फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीगट्टा। फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीगट्टा जो है ये 1872 में डॉक्टर विल्मर सॉबे के द्वारा दिया गया था। मतलब जब ये जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया आ गया था उसके बाद उन्हीं के ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस को यूज करके डॉक्टर विल्मर सॉबे ने अपना फार्माकोपिया दिया था, जिसका जो सेकेंड एडिशन है वो 1829 में आया था। इसका सेकेंड एडिशन कब आया था? 1929 में इसका सेकेंड एडिशन आया था, जिसको कि बाद में क्या नाम दिया गया था? डॉक्टर विल्मर सॉबे होम्योपैथिस्टिस अर्जेनिबस करके नाम इसका रखा गया है। तो इन दोनोों बुक्स का नाम आप लोग याद रखिएगा कि जो 1872 में फार्माकोपिया दिया गया था होम्योपैथिका पॉलीगट्टा और 1929 में सेकेंड एडिशन जो दिया गया था डॉक्टर विल्मर सॉबे होम्योपैथिस्टिस अर्जेनिबस करके जो बुक है, इन दोनों का पब्लिश ईयर और नेम याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बाद अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया में ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको कि हम लोग बीएचपी के नाम से जानते हैं। जो बीएचपी है वो 1870 में दिया गया था। 1825 में पहली फार्माकोपिया आई जीएचपी और उसके बाद में 1870 में ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया आया, जिसको कि पब्लिश किया गया था ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी के द्वारा। ये पब्लिश किया गया था ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी के द्वारा 1870 में, और बाद में इसका सेकंड और थर्ड एडिशन आया था जो कि 1876 और 1882 में आया था, जो कि दिया गया था ई गोल्ड एंड सन ऑफ लंदन। इन दोनों के द्वारा ही क्या दिया गया था? सेकंड और थर्ड एडिशन दिया गया था। तो मेन पब्लिश ईयर क्या है? 1870। सेकंड एंड थर्ड पब्लिश ईयर क्या है? सेकंड एंड थर्ड पब्लिश ईयर है 1876 एंड 1882। तो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया इंग्लैंड की फार्माकोपिया है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया में थर्ड नंबर पे होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, जिसे हम लोग HPUS के नाम से भी जानते हैं, जो कि दिया गया था 1897 में। किसके थ्रू दिया गया था? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के द्वारा ये दिया गया था। इसको दिया किसने था? तो इसको दिया था ओटिस क्लैप एंड सॉन इंक एजेंट के द्वारा। किसने दिया था इसको? ओटिस क्लैप एंड सन इंक एजेंट, जो कि बॉस्टन USA के रहने वाले थे, उनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया इंडिया के बारे में। तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के बारे में बात करने से पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं कि कहाँ से ये फार्माकोपिया आई, किस तरह से इस फार्माकोपिया को बाद में एथराइज किया गया, किसने इसको पब्लिश कराने का काम किया है। तो ये दिया गया था सितंबर 1962 में। सबसे पहले क्या बना? सितंबर 1962 में जो HPI है, मतलब होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को बनाने के लिए सबसे पहले क्या डिसाइड किया गया था? सबसे पहले जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है एक होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी का गठन किया गया। और इसका गठन करवाया किसने था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी का गठन करवाया, जिसका गठन हुआ था सितंबर 1962 में। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था सितंबर 1962 में। किस
किसके थ्रू? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी के थ्रू। और इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BK सरकार। ये जितनी भी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो सितंबर 1962 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी का गठन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके थ्रू। और जो सबसे पहले चेयरमैन थे इसके वो थे डॉक्टर BK सरकार। और उन्होंने जो है काफ़ी सारे रिसर्च के बाद में इस फार्माकोपिया को पब्लिश कराया है। इसके अब तक 10 वॉल्यूम आ चुके हैं। अभी तक इसके कितने वॉल्यूम आ चुके हैं? तो अभी तक इसके जो है टोटल 10 वॉल्यूम आ चुके हैं। अब हम लोग उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम 1 की। वॉल्यूम 1 आया था 1971 में। कब आया ये? 1971 में। और इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स कितने हैं? तो इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स हैं 180। मतलब इसमें 180 दवाओं के बारे में मेंशन किया गया था कि कैसे उन्हें बनाया जाएगा। फिर जो दूसरा आया वो आया 3 साल के बाद 1974 में, जिसमें मोनोग्राफ कितने थे? 100। तीसरा आया 1978, मोनोग्राफ थे 105। चौथा आया 84 में, जिसमें मोनोग्राफ थे 107। फिर आया 87 में, जिसमें मोनोग्राफ थे 114। फिर आया 1990 में, जिसमें मोनोग्राफ हैं 104। फिर आया 1999 में, मोनोग्राफ थे उसमें 105। फिर आया सन 2000 में, मोनोग्राफ थे उसमें 101। फिर आया 2006 में, जिसमें मोनोग्राफ थे 100। और जो 10वां वॉल्यूम है वो 2013 में आया, जिसमें कि टोटल मोनोग्राफ कितने थे? 101। तो अब तक टोटल 10 वॉल्यूम इसके पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें टोटल 1117 मोनोग्राफ हैं। कितने मोनोग्राफ हैं? 1117। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे कि ये सारे जो फार्माकोपिया हैं ये कब कब आए और इन्हें हम इसमें कितने मोनोग्राफ्स हैं। तो इसके लिए हम एक कोड बनाते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं, उसके थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। फ़ोन नंबर तो हम सभी लोग याद रख लेते हैं, तो फ़ोन नंबर के थ्रू हम इसको बनाते हैं। सबसे पहला जो वॉल्यूम था वो आया 71 में। फिर उसके 3 साल के बाद आया 74 में। फिर उसके 4 साल के बाद आया 84 में। फिर उसके 6 साल के बाद आया था, 1 मिनट, सबसे पहला आया 71 में। फिर उसके 3 साल के बाद 74 में। फिर उसके 4 साल के बाद 78 में। फिर उसके 6 साल के बाद 84 में। फिर उसके 3 साल के बाद 87 में। फिर उसके 3 साल के बाद 90 में। फिर उसके 9 साल के बाद 99 में। फिर उसके बाद 1 साल के बाद सन 2000 में। और उसके बाद 2006 में आया। तो इस तरीके से हमें एक नंबर हमको मिल गया 71, 34, 63, 39, 16। तो पहला जो पब्लिश ईयर है वो है 71 में। उसके बाद के जो भी डिजिट्स हैं हम उन सभी को 71 में ऐड करते चले जाएंगे और इससे हमको सारे के सारे वॉल्यूम के बारे में याद हो जाएगा। और लास्ट वाला सब लोग याद रखिएगा कि वो 2013 में आया था, मतलब कितने सालों के बाद? तो ये आया है 7 सालों के बाद। अब नंबर ऑफ मोनोग्राफ कैसे याद रखा जाएगा? ये तो हो गया पब्लिश ईयर, ये हो गया पब्लिश ईयर। ये कौन सा हो गया? तो पब्लिकेशन का ईयर हो गया, पब्लिकेशन ईयर। अब इसके बाद जो है मोनोग्राफ्स कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पहले वाले में जो है 180 मोनोग्राफ थे, तो 180 का लास्ट डिजिट क्या है? 0। नंबर ऑफ मोनोग्राफ के लिए हम कोड बना रहे हैं। नंबर ऑफ मोनोग्राफ के लिए जो कोड है वो है, पहला वाला 180 मोनोग्राफ है तो उसका 0। फिर दूसरे वाले में 100 है, उसका लास्ट डिजिट 0। फिर उसके बाद लास्ट डिजिट 5 है। फिर उसके बाद लास्ट डिजिट 7 है। फिर देखिए 4 है। फिर एक बार और 4 है। फिर उसके बाद 5 है, 1 है, 0 है, 1 और 7 है। तो हम लास्ट डिजिट के थ्रू याद रख सकते हैं कि कौन से वॉल्यूम में कौन कौन से नंबर ऑफ मोनोग्राफ हैं। तो 00, 57, 44, 510 और लास्ट वाले में क्या है? लास्ट वाले में जो है 101 है। ठीक है, तो अब इनके वॉल्यूम कौन से में पब्लिश हुए और कौन से में कितने नंबर ऑफ मोनोग्राफ हैं, इनको हम इन कोड्स के थ्रू याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी की। किसकी डेफिनेशन? अब यहाँ से हम लोग फार्मेसी स्टार्ट करने वाले हैं। फार्मेसी होता क्या है? अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी क्या होता है?
फार्मेसी जो है एक आर्ट और साइंस है, मतलब ये कला भी है और विज्ञान भी है। तो किस चीज़ का कला और विज्ञान है? तो ये कला और विज्ञान है किसी भी दवा को या फिर किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, वो भी नेचुरल या फिर सिंथेटिक सोर्स से। नेचुरल और सिंथेटिक सोर्स का मतलब हो गया प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों तरीक़ों से दवा को बनाने के लिए जो कला और साइंस है, जिसमें कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, दवा को पहचानते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मतलब उसका चुनाव करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स को जोड़ना है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, दवा को बनाते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं और उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि क्या वो उच्च कोटि की दवाएं हैं या नहीं हैं। तो फार्मेसी एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, जिसमें प्राकृतिक और संश्लेषित सोर्सों से मिलने वाली जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस होते हैं, उनसे दवा को बनाते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है पहचान करना, चुनाव करना, इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उन्हें जोड़ने के बाद दवा को तैयार करना, उसको सुरक्षित रखना और उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना। ये सभी चीज़ें फार्मेसी में आती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी के बाद में होम्योपैथिक फार्मेसी की बात करते हैं कि होम्योपैथिक फार्मेसी जो है ये क्या है। जैसे वो फार्मेसी सभी पर अप्लाई होती है, चाहे वो एलोपैथिक दवाओं को प्रिपेयर करते हों, चाहे होम्योपैथिक दवाओं को प्रिपेयर करते हों या आयुर्वेदिक दवाओं को प्रिपेयर करते हों। बट यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में कि होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है। तो HPI कहता है कि होम्योपैथिक फार्मेसी वो जुड़ा हुआ है कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी में दवाओं को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने का मतलब इकट्ठा करना, उनकी पहचान करना, उनसे दवाओं को बनाना, उनको स्टैंडर्डाइज करना और उनको सुरक्षित करना जो है, और सुरक्षित करके उनको होम्योपैथिक प्रैक्टिस यानी कि होम्योपैथी के क्षेत्र में उनका उपयोग करना, ये सभी होम्योपैथिक फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं। होम्योपैथिक फार्मेसी का बेसिस क्या है? तो होम्योपैथिक फार्मेसी जो है वो बेस्ड है किस पर बेस्ड है? मोनोफार्मेसी। मोनोफार्मेसी का मतलब क्या होता है कि एक बार में एक व्यक्ति को केवल एक ही दवा दी जाएगी, एक ही सिंगल रेमेडी दी जाएगी। फार्मिकोडायनेमिक्स पर बेस्ड है कि कोई भी होम्योपैथिक दवा किस तरीके से शरीर के अंदर जा करके वर्क करती है, कि उस डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से जो है वो शरीर के अंदर जा करके कार्य कर रही है। एंड पोटेंटाइजेशन का मतलब होता है कि जो होम्योपैथिक दवाएं हैं उनको लगातार सीरियल एक के बाद एक करके डाइल्यूट किया जाता है। तो डाइल्यूट करने पर उसकी पावर बढ़ जाती है। तो जो भी होम्योपैथिक दवाएं हैं वो होम्योपैथिक फार्मेसी से जो प्रिपेयर की जाती हैं, उसमें दवाएं कैसी, मतलब होम्योपैथिक फार्मेसी बेस्ड किस पर है? तो ये बेस्ड है मोनो फार्मेसी पे कि एक बार में एक व्यक्ति को सिंगल ही दवा दी जाए, किस तरह से दवाएं वर्क करती हैं और उनकी पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि फार्मेसी इज़ एन आर्ट एंड साइंस। जो होम्योपैथिक फार्मेसी या कोई भी फार्मेसी है वो कला भी है और विज्ञान भी है। कला क्यों है? हम किस तरह से दवा को प्रिपेयर कर रहे हैं और किन सिद्धांतों का पालन करके हम दवा को बना रहे हैं। तो कैसे हम दवा को बना रहे हैं, ये कला का विषय है। ये किसका विषय है? कला का विषय है। और किस पदार्थ से कैसे दवा को बनाया जा सकता है, तो कैसे जो है वो हमारा साइंस का पोर्शन है। विज्ञान के थ्रू में पता चलेगा कि हम दो चीज़ों को किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, तो उसका मतलब कौन सी चीज़ें किस में मिक्स हो सकती हैं, कौन से व्हीकल में कौन सी मेडिसिन को मिलाया जा सकता है। तो ये सब साइंस का पार्ट हो गया। और कला कि किस तरह से हम उनको एक के बाद एक क्रम का उपयोग करके हम जो है दवाओं को बना रहे हैं। तो फार्मेसी जो है वो कला भी है और फार्मेसी जो है वो एक विज्ञान भी है। नेक्स्ट हम आते हैं सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी में दवाओं को किस तरह से बनाया जाता है, तो इसके कहीं ना कहीं से कुछ स्रोत रहे होंगे जहाँ से दवाओं को कैसे बनाना इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो सोर्स हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के, जो सोर्स हैं, मेन सोर्स हैं,
वो जो है हैनीमैन की राइटिंग्स में मिलते हैं, डॉक्टर हैनीमैन जी की राइटिंग्स में मिलते हैं। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी और वो 3 बुक्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मेटेरिया मेडिका प्योरा, जिसके कि अब तक टोटल उन्होंने 6 पार्ट लिखे थे, जो कि सन 1811 से लेकर के 1821 के बीच में लिखे गए थे। दूसरी है ऑर्गनान ऑफ मेडिसिन, इसे हम लोग होम्योपैथी की बाइबल के नाम से भी जानते हैं। इसके भी 1 से लेकर के 6 एडिशन आए थे और पहला एडिशन आया था 1810 में, लेकिन जो इसका लास्ट एडिशन 6th एडिशन था, 6ठा एडिशन था, वो 1921 में आया था, जो कि हैनीमैन जी की मृत्यु के बाद में पब्लिश हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, क्रॉनिक डिजीजेस, देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसके उन्होंने टोटल जो है 4 पार्ट लिखे थे, जो कि सब 1828 से लेके 1830 के बीच में उनके द्वारा लिखे गए थे। तो क्रॉनिक थ्योरी ऑफ डिजीजेस में भी क्रॉनिक थ्योरी ऑफ डिजीजेस में बहुत सारी दवाओं के बारे में मेंशन किया गया है कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए। और लास्ट है लेसर राइटिंग्स ऑफ हैनीमैन। हैनीमैन जी ने बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने कुछ नोट्स में, फुट नोट्स के फॉर्म में लिखा था, तो उस फुट नोट से भी हमें कौन सी दवा को कैसे बनाना है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है? हैनीमैन जी के द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकें। पहला था मेटेरिया मेडिका प्योरा, दूसरा है ऑर्गनान ऑफ मेडिसिन और तीसरा है क्रॉनिक डिजीजेस। नेक्स्ट है लेसर राइटिंग ऑफ हैनीमैन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लेसर राइटिंग्स ऑफ हैनीमैन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आता है हमारा न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल्स। मतलब उन्होंने अलग से जो बुक लिखी हैं कुछ उसमें से एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग। इसका मतलब क्या है कि दवाओं के अंदर जो क्यूरेटिव पावर है, क्यूरेटिव पावर का मतलब क्या है कि बीमारी को ठीक करने की जो क्षमता है, उस पर उन्होंने जो है कुछ ऐसे लिखे थे। वहाँ से हमें दवाएं कैसे बनानी है इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेशली इन कनेक्शन विथ द वेरियस सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस 1808 अपीयर्ड इन एलिग्माइन एंजाइगनर डर डस्टन। तो ये जो है उनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं, उनके कुछ पार्ट्स हैं। वहाँ पर भी जो है इस बुक्स में भी जो है कुछ मेंशन किया गया है कि दवाएं कैसे बनाई जानी चाहिए। और लास्ट है ऑन द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस, जो कि 1820 में आया था। वैसे लेटर राइटिंग्स ऑफ हैनीमैन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी ये 3 बुक्स थी, मेटेरिया मेडिका प्यूरा और ऑर्गनान ऑफ मेडिसिन और क्रॉनिक डिजीजेस। अब हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो होम्योपैथिक फार्मेसी में कई सारी चीज़ें आती हैं जिनको कि हम लोग सीरियल से एक करके पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला आता है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब क्या है कि हम किसी भी दवा या किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस, मतलब कि जो दवा जिससे बनाई जाती है उन पदार्थों को हम कैसे कलेक्ट करेंगे उनके क्रूड नेचुरल फॉर्म से। क्रूड नेचुरल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जैसे नेचर में कोई भी दवा जो हमें मिल रही है, प्रकृति में किस अवस्था में मिल रही है, तो उस अवस्था को क्रूड नेचुरल फॉर्म कहा गया। उससे हम कैसे दवा को इकट्ठा करेंगे, हम पहचान कैसे करेंगे कि ये वही दवा है जो हम बनाना चाहते हैं, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसमें पहचान भी आता है। सबसे पहले हम दवा को कलेक्ट करेंगे और उसको पहचानेंगे कि कौन सी ये मेडिसिन है। द ड्रग सब्सटेंस बिफोर यूजिंग फॉर प्रिपरेशन, हम क्या करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और पहचान कैसे करते हैं? हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख करके या फिर उनका केमिकल टेस्ट करके उनको लैब में ले जाके टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के थ्रू में पता चल जाता है कि इसमें ये सारे एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और इनसे दवा बनाई जा सकती है। तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मतलब उपयुक्त पहचान के लिए हम क्वालिफाइड या फिर एक्सपीरियंस्ड बॉटनिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या करेगा, जो कि जैसे वेजिटेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि जो पौधे हैं उनसे जो दवाएं
बनाई जानी है, तो उन पौधों को चुनाव के लिए हमें क्या चाहिए, तो उन पौधों के चुनाव के लिए हमें क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड बॉटनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पादप विज्ञान के बारे में काफ़ी सारी जानकारी रखता हो। और अगर वो किसी जंतु के द्वारा वो दवा बनाई जा रही है तो उसके लिए हमें एक एक्सपीरियंस्ड जूलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक जीव विज्ञानी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर केमिकल से वो दवा बनाई जा रही है तो उसके लिए एक केमिस्ट जो है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो ऐसे जो है केमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि रसायन विज्ञान का जानकार हो। तो हमें इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी दवा की पहचान के लिए? अगर वेजिटेबल है, पौधे हैं, तो उसके लिए बॉटनिस्ट की। अगर एनिमल सब्सटेंस है तो उसके लिए जीव विज्ञानी जूलॉजिस्ट की। और अगर वो केमिकल्स हैं तो उसके लिए हमें केमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, रसायन विज्ञानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला हो गया कलेक्शन, दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब तीसरा हम बात करेंगे क्वालिटी इंस्पेक्टिंग, कि जो भी ड्रग सब्सटेंस, क्रूड ड्रग सब्सटेंस हम लेके आए हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। अगर वो अच्छी गुणवत्ता का होगा तभी उससे हम दवा को बनाएंगे। तो गुणवत्ता की जांच के लिए हम क्या करते हैं, तो गुणवत्ता की जांच के लिए हम फिज़िकल और एनालिटिकल प्रोसेस, जो कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि कई सारे यंत्रों का प्रयोग करके उसको हम भौतिक रूप में उसकी जांच करते हैं, उनमें कौन कौन से केमिकल्स मिल रहे हैं इनकी जांच करते हैं। तो इस तरह से हम जिस भी पदार्थ से हमें दवा बनानी है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। फिर इसके बाद आएगा कि हम जैसे कोई पौधा है उससे हमें दवा बनानी है, उसको हम लेकर के आए। अब दवा बनाने से पहले एक बार जब उसकी क्वालिटी की जांच हो गई तो क्वालिटी की जांच होने के बाद उसको हम प्रिजर्व करेंगे ताकि वो ख़राब ना हो। जब तक हम उससे दवा नहीं बना रहे हैं तब तक वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए हमें उसको प्रिजर्व करना भी आना चाहिए। तो हम कैसे जो है उसको प्रिजर्व करेंगे, तो हाउ टू प्रिजर्व द ड्रग मटेरियल्स, मदर टिंचर्स एंड पोटेंटाइज मेडिसिन्स। किस तरह से हम ड्रग मटेरियल जो है, जो दवा है, उसको हम किस तरह से सुरक्षित करेंगे, जो दवा बनने के बाद जो मदर टिंचर मिला है उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, और जो दवाएं पोटेंटाइज की गई हैं, जो डाइल्यूशंस बनाए गए हैं, उन्हें हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम प्रिजर्व करना भी होम्योपैथिक फार्मेसी में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजिंग। स्टैंडर्डाइजिंग क्या होता है, ड्रग और मेडिसिन सो प्रिपेयर्ड मस्ट बी मेड फ्रॉम कन्फर्म टू द सम स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाई एप्रोप्राइएट अथॉरिटी और ऑफिशियल फार्माकोपिया। अभी हमने बात की थी फार्माकोपिया के बारे में, तो ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है उसमें कुछ नियम दिए गए हैं कि इस दवा में ये चीज़ें होनी चाहिए और इन्हीं सब्सटेंस से ये दवाएं बनाई जा सकती हैं। तो हम उनके स्टैंडर्ड को चेक करते हैं कि क्या वो दवाएं स्टैंडर्ड रखती हैं या नहीं, मतलब वो बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाएं उनसे बनाई जा सकती हैं या नहीं। तो जो भी उसमें से जिन भी पदार्थ से अच्छी दवाएं बनाई जा सकती हैं उनको चुनाव करके हम उनसे दवाओं को बनाते हैं, और जो स्टैंडर्डाइजेशन में फेल हो जाती हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनसे दवाओं को नहीं बनाया जाता। बात करते हैं कंबाइनिंग की। कंबाइन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना। साइंटिफिकली द प्रोडक्ट ऑफ अ कम्बिनेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल मिक्सचर। तो मैकेनिकल मिक्सचर क्या है, जैसे हमारे पास कोई क्रूड सब्सटेंस है, जो दवा है हमारे पास में, उस दवा को क्रूड फॉर्म में लिया गया, उसको ठोस फॉर्म में लिया गया और उसमें सुगर ऑफ मिल्क डाल के उसका जो है ट्राइट्रेशन कर दिया गया। अब इससे ट्राइट्रेशन तैयार हो गया। तो ट्राइट्रेशन हम कैसे कर रहे हैं, किसी मशीन के थ्रू जो है दवा को और जो वेहिकल सुगर ऑफ मिल्क है उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। या फिर हम क्या कर रहे हैं कि किसी दवा को डाइल्यूट करके उसको पोटेंटाइज कर रहे हैं। तो पोटेंटाइज कैसे कर रहे हैं कि हमने क्या किया, मदर टिंचर को लिया, उसमें जो है हमने डिस्पेंसिंग अल्कोहल मिलाया या फिर डाइल्यूट अल्कोहल मिला करके हमने क्या किया कि उसको पोटेंटाइज कर दिया, एक फिक्स रेशियो में मिला के हमने उसको पोटेंटाइज कर दिया। तो मिक्स करना जो है वो कंबाइन करना हो गया कि दवा को व्हीकल के साथ में मिला रहे हैं, मतलब हम उसे कंबाइन कर रहे हैं, और इस प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल मिक्सचर कहते हैं। तो और भी क्या चीज़ें आती हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में, आती हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, यूनिटिंग टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स
of constituents together so as to form an altogether new product। कंपाउंड करने का मतलब उसको तैयार करना। कंपाउंड करने का मतलब क्या होता है कि तैयार करना। जैसे कि कैलकेरिया फॉस हो गया, कैलकेरिया कार्ब हो गया, मैक्सल्फ हो गया, नेट्रम कार्ब हो गया, इन सभी को इनके कंस्टिट्यूएंट से मिला करके, जैसे कैलकेरिया फॉस में क्या है, कैलकेरिया फॉस में कैल्शियम आयंस है और फॉस्फेट आयंस है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद हमें जो नया प्रोडक्ट मिला उसके पास में न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पास में नए गुण हैं। जो ओरिजिनल था उससे हमारे पास में क्या है, कुछ नए गुण आ गए हैं। तो इन चीज़ों को मिलाने को ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं। कंपाउंडिंग के बाद आता है प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग में क्या आता है, इट इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर एंड डाइल्यूशन। प्रिपेयरिंग में हम क्या करते हैं कि कंपाउंडिंग वगैरह के थ्रू हम क्या करेंगे, लास्ट में दवा को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपरेशन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, या हमें मदर टिंचर मिलता है या फिर हमें डाइल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी ऑफ एन फिनिश्ड मेडिसिनल प्रिपरेशन मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि जैसे दवा किसी फैक्ट्री में बन रही है, अब अगर दवा फैक्ट्री में बन रही है तो हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए या हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिक्स होने का डर है। तो हमें क्या करना है, दवा की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखना है। तो इसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल भी आना चाहिए, जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी में आता है कि किस तरह से हम उसकी गुणवत्ता को बनाए रखेंगे, उसकी गुणवत्ता को जो है कंट्रोल करेंगे। और लास्ट में आता है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग द मेडिसिनल प्रिपरेशन इन प्रॉपर फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड। जैसे कि कोई फिजिशियन है, फिजिशियन क्या करेगा, पर्चा लिखेगा, उसमें दवाएं लिखेगा, और जो है जब वो पर्चे को लिखेगा किसी बीमार व्यक्ति के लिए, तो उसमें वो कंपाउंडर को वो निर्देश देगा, फार्मासिस्ट को निर्देश देगा कि इस दवा को इस तरह से बना करके इस पर्सन को, इस बीमार व्यक्ति को देना है। तो डिस्पेंसिंग में क्या आ जाता है कि मेडिसिनल प्रिपरेशन यानी कि दवा का निर्माण करना। इसमें क्या आ जाएगा, दवा का निर्माण करना। अगर वो सॉलिड है तो उससे, अगर वो लिक्विड है तो उससे, और कैसे उसका निर्माण करना है, तो उसका निर्माण करना है जो कि फिजिशियन ने जैसे उसको डायरेक्ट किया होगा। फिजिशियन ने बोला होगा कि इसको पानी के साथ मिक्स करके देना है, तो पानी के साथ मिक्स करके उसे देना चाहिए। अगर उसने बोला कि इसको शुगर ऑफ मिल्क में देना है, तो दवा को शुगर ऑफ मिल्क में डाल करके देना। तो ये सब जो है डिस्पेंसिंग में आता है, जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी है वो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा विशेष है। और ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है, ओरिजिनल है। तो स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी में क्या क्या आता है, तो स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में आता है थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन। कि अगर कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी है तो वो स्पेशल होगी, बहुत विशेष होगी, और वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होगी, बहुत ज़्यादा वो उचित होगी। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन। मतलब कि होम्योपैथिक फार्मेसी में थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन है क्या, थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन ये है कि जो दवाएं हैं उन दवाओं को हमें क्या करना है, उन दवाओं को वेहिकल में मिक्स करके लगातार एक के बाद एक डाइल्यूट करते जाना है। जैसे हमने दवा लिया और उसको एक फिक्स रेशियो में वेहिकल में मिलाया। जैसे वेहिकल में क्या हो सकता है, शुगर ऑफ मिल्क हो सकता है, वेहिकल में क्या हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, डिस्पेंसिंग एल्कोहल हो सकता है। तो दवा का और एल्कोहल का एक निश्चित अनुपात में हमने उसको मिक्स किया तो एक पावर बना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरे मतलब फिर उसी रेशियो में हमने उस पहली जो बनाई हुई दवा है वो, और फिर उतना ही जो है हमने वेहिकल लेकर के दोबारा से मिक्स किया। तो हर बार एक के बाद एक हम जब डाइल्यूट करते जाते हैं, तो डाइल्यूट करते रहने पे क्या होगा कि जो दवाएं होती हैं उनमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि छिपी हुई होती हैं उनके क्रूड सब्सटेंसेज में। क्रूड सब्सटेंसेज का मतलब क्या है कि डायरेक्ट जब वो प्लांट से निकाले गए तो उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो बीमारियों को ठीक करने के जो गुण हैं वो छिपे हुए थे, वो क्या हो जाती हैं, एराउज्ड हो जाती हैं। एराउज्ड का मतलब सामने निकल के आती हैं।
और इनेबल का मतलब क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, इनेबल टू एक्ट इन एन ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल मैनर इन आवर लाइफ। मतलब जितना हम दवा को डाइल्यूट करते जाते हैं, दवाएं हमारे शरीर पर उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वर्क करना शुरू करती हैं, और जो भी उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्रूड अवस्था में छिपी हुई थी वो सामने निकल करके आती हैं जब हम दवाओं को पोटेंटाइज करते हैं। दिस डिस्कवरी दैट द सब डिवीजन ऑफ क्रूड सब्सटेंस एंड देयर डिफ्यूजन थ्रू एन इनर्ट व्हीकल डेवलप्ड इन देम एंड प्रीवियसली unappreciated curative powers when properly administered is a feature that is a signature of homeopathy। मतलब ये जो दवाओं को डाइल्यूट करना ये सिर्फ होम्योपैथी का ही सिग्नेचर है। मतलब होम्योपैथी इसी से पहचानी जाती है कि इसमें जो भी क्रूड सब्सटेंस है उसको हम डाइल्यूट करके एक्टिव बना देते हैं कि वो शरीर में जा कर के बहुत तेज़ी से अपना वर्क कर सके और बीमारी को ठीक कर सके। होम्योपैथिक फार्मेसी डेमोन्स्ट्रेट द पावर और कैपेसिटी ऑफ एन इनफिनिटेसिमल स्मॉल डोज। मतलब बहुत, इनफिनिटेसिमल का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट टाइम, अनंत गुना, बहुत ही छोटी दवा की डोज के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कि इनफिनिटेसिमल स्मॉल डोज की पावर क्या है कि वो बीमारी को ठीक कर दे रही है, कि हम एक बूंद दवा ले रहे हैं और उससे हमारी बीमारियां जो है वो क्या हो जा रही हैं, ठीक हो जा रही हैं। तो ये क्यों संभव हुआ, ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि दवाओं को पोटेंटाइज करके हम उनके पावर को बढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट है होम्योपैथिक पैथोजेनिक ट्रायल। होम्योपैथिक फार्मेसी में अगर किसी भी दवा को हम बना रहे हैं तो बिना वो किसी पैथोजेनिक ट्रायल के हुए हम किसी भी दवा को नहीं बनाएंगे। ईच एंड एवरी ड्रग गेट इट्स एंट्री इन होम्योपैथी। कोई भी दवा होम्योपैथी में तभी आती है जब ये कंप्लीट प्रूव की जा चुकी हो। प्रूविंग का मतलब क्या है कि उसको किसी व्यक्ति पर उसका परीक्षण किया जा चुका हो, परीक्षण के बाद ही कोई दवा होम्योपैथी में आती है। तो होम्योपैथिक ड्रग्स आर टेस्टेड ऑन हेल्दी पर्सन्स। सेक्शन 108 में लिखा है, एफोरिज्म 108 में लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक दवाओं को केवल जो है टेस्ट किया जाता है स्वस्थ व्यक्तियों के ऊपर, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, मतलब वो चाहे पुरुष हों या फिर स्त्री हों, इन दोनों के ऊपर जो कि स्वस्थ हैं इनके ऊपर दवाओं को पहले प्रयोग किया जाएगा, फिर उसको होम्योपैथी में इंक्लूड किया जाएगा। होम्योपैथिक पैथोजेनिक ट्रायल में क्या होता है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स आर नोटेड विथ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। मतलब क्या किया गया कि किसी व्यक्ति को पहले कोई दवा खिलाई गई और दवा को खिलाने के बाद उसमें कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं उन सभी को नोट किया जाता है, और फिर उस सिम्टम में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है उसमें वैसे ही सिम्टम मिलते हैं तो उस दवा को दे करके, पोटेंटाइज फॉर्म में उस दवा को दे करके हम बीमारियों को ठीक करते हैं। ड्रग्स आर प्रूव्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म थ्रू अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रूव एल्कलॉइड्स और आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंसेस। दवाओं की जो प्रूविंग होती है उसमें हम दवा को नेचुरल फॉर्म में लेते हैं। हम उसमें दवा कौन से फॉर्म में लेंगे, नेचुरल फॉर्म में लेंगे। जैसे कि हम उसमें से कोई केमिकल को निकालेंगे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे प्लांट में से जो है एक्सट्रैक्ट करके ही डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करके उसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें से हम कुछ सब्सटेंस को ले करके ही केवल दवा को बनाएं। होम्योपैथिक पैथोजेनिक ट्रायल का फोर्थ पॉइंट ये है, डोजेज यूज्ड आर फ्रॉम माइन्यूट इन्फिनिटेसिमल पोटेंसीज टू द क्रूड ड्रग। जो भी दवा हम देते हैं व्यक्ति को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए, वो उसकी जो खुराक है उस दवा में दवा इतनी डाइल्यूट होती है कि उसमें दवा की मात्रा, जो क्रूड सब्सटेंस है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो होम्योपैथिक पैथोजेनिक ट्रायल में जो है इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डोज का ही यूज किया जाता है। अगर होम्योपैथिक फार्मेसी है तो उसमें हमेशा ही जो है सिंगल सिंपल रेमेडी होनी चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति को कैसी भी बीमारी क्यों ना हो उसको केवल एक ही दवा दी जाएगी, सिंपल तरीके से दी जाएगी, और उस व्यक्ति को जो दवा दी जा रही है वो सिंगल दवा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे मेडिसिन ना कह के उसे हम क्या कहते हैं, रेमेडी कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दी गई एक स्पेसिफिक पावर किसी भी मेडिसिन की, वो उसके लिए क्या कहलाती है, रेमेडी कहलाती है।
तो होम्योपैथिक फार्मेसी में सिंगल सिंपल रेमेडी का ही यूज किया जाता है। द कन्वेंशनल एलोपैथिक सिस्टम यूजेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इन मेडिसिन कंटेनिंग सेवरल इंग्रेडिएंट। अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं किसी बीमारी का, तो हम क्या देखते हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें कई सारी दवाएं दे देंगे। जैसे बुखार है तो पैरासीटामॉल दे देंगे, पेन हो रहा है तो आइबुप्रोफेन दे देंगे, या फिर बहुत सारे कॉम्बिफ्लेम वगैरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें देते चले जाएंगे। एक ही बीमारी के लिए हमें कई सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक बार में केवल एक ही दवा दी जाएगी जो कि उसके सारे सिम्टम से मैच करती है। तो इस तरह से बहुत थोड़ी सी दवा दे करके भी व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा। नेक्स्ट है रिच सोर्स ऑफ क्यूरेटिव ड्रग्स। अगर होम्योपैथी की बात की जाए तो होम्योपैथी जो है, होम्योपैथिक फार्मेसी जो है वो भरी हुई है, उसमें बहुत सारी जो है दवाएं हैं जो कि व्यक्ति की कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या होता है, देयर आर वेरीड सोर्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एज मेडिसिन। बहुत सारे सोर्स से दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि पौधों से बनाई जाती हैं, जानवरों से बनाई जाती हैं, उन जो जानवर होते हैं उनके जहर से भी दवाएं बनाई जाती हैं। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि नमक है, सोडियम क्लोराइड है, इन सब से भी जो है दवाएं बनाई जाती हैं। तो होम्योपैथी जो है वो भरी हुई है, बहुत सारे क्यूरेटिव ड्रग्स जो है होम्योपैथी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इट प्रोवाइड्स आ वाइड एनिमल केमिकल किंगडम, इंट्रोडक्शन ऑफ नोसोड। नोसोड क्या होते हैं, नोसोड जो है होते हैं, जैसे हमें कोई बीमारी हुई है तो उस बीमारी के जो डिजीज़ प्रोडक्ट होंगे उनसे जो दवाएं बनाई जाती हैं होम्योपैथी में, उन्हें हम क्या कहते हैं, नोसोड कहते हैं। सारकोड क्या है, सारकोड होता है जैसे कोई एनिमल है तो उसका उस एनिमल का जो फ्रेश पार्ट होगा, मतलब उस जानवर में से कोई अंग से उस दवा को बनाया जाता है तो उसे हम सारकोड कहते हैं। इम्पॉन्डरबिलिया, इम्पॉन्डरबिलिया क्या है, इम्पॉन्डरबिलिया मेडिसिन वो होती हैं जो डायरेक्ट एनर्जी से ही बनाई जाती हैं। तो इम्पॉन्डरबिलिया एनर्जी को यूज करके, जैसे कि एक्सरेज को यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, सन रेज को यूज करके, या फिर मून रेज को यूज करके जो दवाएं बनाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्पॉन्डरबिलिया कहते हैं। एंड सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ ड्रग इन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। मतलब होम्योपैथिक फार्मेसी में जो दवाएं बनाई जाती हैं वो एनिमल किंगडम से बनाई जाती हैं, केमिकल या मिनरल किंगडम से बनाई जाती हैं, सारकोड से बनाई जाती हैं, नोसोड से बनाई जाती हैं, इम्पॉन्डरबिलिया से बनाई जाती हैं, और बहुत सारे सिंथेटिक दवाओं को भी बनाया जाता है। जैसे एम्पिसिलिन वो सिंथेटिक ड्रग है जो कि होम्योपैथी में यूज किया जाता है, और एलोपैथी में वो क्या है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, बट उसको जब हम पोटेंटाइज करके इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंथेटिक सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग हो जाता है। नेक्स्ट है न्यू इंट्रोडक्शन। होम्योपैथी में लगातार नए नए चीज़ों का आविष्कार होता रहा है, नई नई चीज़ों को जो है प्रयोग में लाया जाता रहा है। तो न्यू इंट्रोडक्शंस भी होम्योपैथी में काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं एलरसोड की। एलरसोड क्या है, वो सभी पदार्थ जो अगर हमारे शरीर में चले जाएं या हम जिनको स्मेल कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमें एलर्जी हो जाती है। तो उन एलर्जन से जो दवा बनाई जाती हैं होम्योपैथी में, उनको डाइल्यूट करके जो दवाएं बनाई जाती हैं उन्हें हम एलरसोड कहते हैं। तो ये नए इंट्रोडक्शंस हैं जो कि होम्योपैथी में लाए गए हैं। आयोसोड्स क्या होते हैं, आयोसोड्स क्या होते हैं, तो आयोसोड्स वो होते हैं कि सिमिलर वर्क करने वाली दवाएं होती हैं, ये उनको पोटेंटाइज करके आयोसोड्स जो है वो भी एक जो है होम्योपैथी मेडिसिन का एक सोर्स है। तो ये सब जो है एलरसोड और आयोसोड्स को होम्योपैथिक फार्मेसी में नया जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उनका परिचय नया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योरिटी एंड टोटलिटी ऑफ ड्रग सोर्सेज। जो ड्रग सोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से दवाएं बनाई जा रही हैं, उन्हें क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। एंड टोटलिटी का मतलब क्या है कि उसमें पूरे प्लांट या फिर पूरे एनिमल टिश्यू को यूज करके दवाओं को बनाया जा रहा है। तो ड्रग सोर्सेज जो हैं वो प्योर होते हैं और उनको जो है हम टोटली उनको यूज करेंगे। होम्योपैथी एक्सेप्ट्स अ ड्रग विच इज़ entirety एंड टोटलिटी विदाउट अटेम्प्टिंग टू सेपरेट अ ड्रग इनटू इट्स स्पेसिफिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे कि अगर हमने कोई प्लांट लिया
तो प्लांट में से हम क्या करेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, जो केमिकल चीज़ें हैं उसमें, जो रसायन है उसमें से हम उनको अलग नहीं करेंगे, हम उनको पूरा का पूरा प्लांट ही यूज कर लेंगे, पूरा का पूरा प्लांट का जूस ही यूज कर लेंगे। अब प्लांट जूस में क्या क्या आएगा, प्लांट जूस में अल्कलाइड आएंगे, उसमें फैट आ सकते हैं, उसमें रेजिन आ सकता है, उसमें टेनिन आ सकता है। तो इन सभी को बिना अलग अलग किए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, होम्योपैथी में टोटल सभी को यूज कर लेते हैं, उनके प्योर फॉर्म में यूज कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक फार्मेसी जो है उसमें जो ड्रग सोर्स होते हैं उनको प्योर फॉर्म में और संपूर्ण रूप में उपयोग किया जाता है। हाउएवर specific constituents of certain substance में also used as drugs in homeopathy। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम केवल कुछ स्पेशल कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब केवल कुछ स्पेशली कुछ पदार्थों को ही हम यूज करते हैं, जैसे कि कोई प्लांट हो गया या कोई एनिमल हो गया, उसमें से कुछ स्पेशली पदार्थ को निकाला जाता है, उस पदार्थ को ही दवा के फॉर्म में यूज किया जाता है। बट मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर केस में यही होता है कि हम पूरे के पूरे प्लांट, पूरे के पूरे एनिमल को ही यूज करते हैं दवा को बनाने में। जैसे कि फार्मिका रूफा जो है एक चींटी का नाम है, उससे एक दवा बनाई जाती है, फार्मिका रूफा से दवा बनाई जाती है, तो उस चींटी का नाम ही है फार्मिका रूफा। तो उसमें से कुछ स्पेशल कंस्टिट्यूएंट्स को यूज किया गया है। तो ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं जिसमें कुछ विशेष पदार्थों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। दवा का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर किसी फार्मा कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में दवा बन रही है, तो उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो दवाएं बन रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है। तो क्या होता है कि हर एक स्टेप दवा को बनाने का, जो हर एक स्टेप हम ले रहे हैं, तो हर एक स्टेप पे हम क्या कहते हैं कि रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट को चेक करते रहते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको यूज कर लेंगे, नहीं। अगर किसी दवा को डाइल्यूट करते टाइम पे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई कि प्रॉपर रेशियो में नहीं मिक्स हुए हैं या प्रॉपर रेशियो नहीं लिया गया है, तो हम उसे क्या कर देंगे, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जब तक दवाएं पूरी प्रॉपर बन के तैयार होकर पैक नहीं हो जाती हैं, डिस्पेंस नहीं हो जाती हैं, तब तक हम हर एक स्टेप पे क्या करते रहते हैं, उनकी गुणवत्ता की जाँच करते रहते हैं, ताकि जब दवाएं बन करके किसी व्यक्ति विशेष के पास पहुँचे तो फिर वो अपने उनकी जो क्वालिटी हो, उनकी जो गुणवत्ता हो, वो उच्च हो। तो इट इज़ क्रिटिकल इन इंश्योरिंग द प्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये क्रिटिकल है कि किसी होम्योपैथिक दवा को किसी भी होम्योपैथिक दवा जो है वो प्योर होनी चाहिए और वो यूज के लिए क्या होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है प्रदूषक तत्व नहीं होना चाहिए। तो हर एक स्टेप पे इसको चेक किया जाता है होम्योपैथिक फार्मेसी में। नेक्स्ट है सिंपल टू डिस्पेंस एंड ईजी टू एडमिनिस्टर। सिंपल टू डिस्पेंस का मतलब क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति को दवा दे रहे हैं तो उसको डिस्पेंस करना कहेंगे। तो बहुत आसान है किसी भी व्यक्ति को दवा देना और उस व्यक्ति के द्वारा दवा को लेना। ईजी टू एडमिनिस्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति दवा को ले रहा है तो फिर वो बहुत आसानी से ले सके। जैसे कि दवा को या तो पानी में मिला करके पीना होगा या फिर गोलियों में उस दवा को मिक्स कर दिया गया और वो गोलियां जीभ पे रखने के बाद अपने आप ही घुल जाएंगी। तो यानी कि जो भी होम्योपैथिक दवाएं बनाई जाती हैं उनको डिस्पेंस करना, उनको किसी व्यक्ति को देना और उस व्यक्ति के द्वारा उन दवाओं का लेना बहुत ही आसान होता है। तो होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एम्प्लॉयज नो कॉम्प्लेक्स मेथड एंड कंपाउंड फार्मूलेशंस इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। जैसे कि एलोपैथी में क्या होता है कि एलोपैथी में इंजेक्शंस लगते हैं और कभी कभी जो है ग्लूकोज में बहुत सारी दवाओं को मिक्स करके व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। बहुत सारे मेथड हैं जिनसे व्यक्ति को वो दवाएं दी जाती हैं। बट होम्योपैथी क्या है? बहुत ही सिंपल है। बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं कि जिनको डायरेक्ट जो है या तो पानी में मिक्स करके लेना होता है या गोलियों में लेना होता है। तो इनको लेना, व्यक्ति के द्वारा इनको लेना बहुत ही आसान होता है। The method of dispensing homeopathic medicine are very simple, guided solely by convenience and ease to the physician। मतलब जो व्यक्ति, जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो जो दवाओं को उस व्यक्ति को दे रहा है तो उसके लिए बताना भी आसान होगा कि इस दवा को ऐसे ऐसे लेना है और उस व्यक्ति के द्वारा दवा को लेना भी क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इससे हमें क्या मिलता है? बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और इसको बहुत आसानी से उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है ड्रग एक्शन। होम्योपैथिक फार्मेसी में ड्रग एक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है एक्ट ऑन डायनेमिक प्लेन, दवा की मात्रा व्यक्ति के शरीर में बहुत ही कम जाती है, बहुत ही कम। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 ड्रॉप दवा ले रहा है और उसकी पावर अगर 200 है या 30 पोटेंसी की अगर वो व्यक्ति दवा ले रहा है, तो उसमें दवा का एक एटम भी नहीं होगा। इस लेवल पर वो दवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और जितनी लेवल पे हम इस दवा को डाइल्यूट करते जाएंगे, दवा का क्रूड जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, व्हीकल की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ये दवा हमारे शरीर में जा कर के डायनेमिक बहुत ज़्यादा गतिशील तरीके से वर्क करती है। और जो डिजीज़ प्रोडक्ट मतलब जो डिजीज़ काज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको लेने की वजह से अगर हमें कोई बीमारी हुई है, तो अगर उस सब्सटेंस को अगर हम बहुत डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाएगी और जा करके उस बीमारी को हमारे शरीर से हटा देगी। तो जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं उनका ड्रग एक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये डायनेमिक प्लेन में, यानी कि दवाएं गतिशील रूप में जा कर के बीमारियों को ठीक करने का काम करती हैं। फार्माकोडायनेमिक्स स्पेशलाइजेस इन स्टडीइंग इंडिविजुअल ड्रग एक्शंस इन एडिशन टू इट्स जर्नल i.e. फिजिकल एंड केमिकल एक्शन। होम्योपैथी में क्या होता है कि जब दवा किसी को दी जाती है तो उसका फिजिकल और केमिकल एक्शन हम नहीं देखते हैं, क्योंकि उसका फिजिकल और केमिकल एक्शन होता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में व्यक्ति को ये जो है क्रूड सब्सटेंस मिल रहा है। बट वो वर्क कैसे कर रही है, इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद वो दवा वर्क अपने डायनेमिक प्लेन में जाके कर रही है, क्योंकि दवा की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब वो उस बीमारी काज करने वाले एजेंट को हटा सकती है। इस तरह से होम्योपैथिक दवाएं जो है वर्क करती हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि इनको बनाने में जो लागत है बहुत ही कम आती है, बहुत ही कम लागत में दवाएं बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ कंपेरेटिवली चीपर देन अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे एलोपैथी में अगर कोई दवा को बनाया जा रहा है तो उसको बनाने में ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन होम्योपैथी में जो दवाएं बनाई जाती हैं उनको बनाने में बहुत कम खर्च आता है। तो ये होम्योपैथिक दवाएं कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं। दे आर इकोनॉमिकली वायबल फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि जो दवाएँ हैं इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बहुत आसानी से हर एक व्यक्ति उनको खरीद सकता है, क्योंकि ये दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, क्योंकि इनके बनने में लागत ही कम आ रही है, तो हर कोई व्यक्ति इनको आसानी से ले सकता है। जबकि एलोपैथी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं, बहुत सारे इंजेक्शन्स ऐसे हैं कि जो हज़ारों में आते हैं, 20,000 25,000 लाखों रुपए के भी इंजेक्शन्स आते हैं, बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ। सबसे बढ़िया बात होम्योपैथी दवाओं की ये है कि इन दवाओं की जो लाइफ होती है बहुत ही लंबी होती है। अगर इनको हम व्हीकल में मतलब जैसे दवाएं जो व्हीकल के साथ में हैं, तो व्हीकल उन दवाओं को जो है ख़राब होने से भी बचाता है। अल्कोहल जो होता है वो प्रिजर्वेशन का भी काम करता है। तो ऑफिशियली क्या देखा गया है कि ऑफिशियल लाइफ ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ 5 years आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। जो होम्योपैथिक दवाएँ हैं उनकी लाइफ को कितना माना गया है, तो HPI जो है HPI क्या मानती है कि जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं वो 5 साल तक ख़राब नहीं होती हैं, उनकी एक्सपायरी 5 साल तक होती है। मदर टिंचर जो होते हैं सर्टेनली हैव एक्सपायरी डेट्स। बहुत सारे मदर टिंचर ऐसे हैं कि जिनमें शायद ही एक्सपायरी डेट यानी कि उनके ख़राब होने की तिथि जो है उसमें लिखी गई हो, बट दीज एक्सपायरी डेट्स वेरी फ्रॉम मदर टिंचर टू मदर टिंचर। मतलब मदर टिंचर को यूज करके डाइल्यूशन बनाया जा रहा है, तो डाइल्यूशन में जो है 5 years के बाद वो एक्सपायर हो सकता है। बट अगर बहुत सारे ऐसे मदर टिंचर हैं जो कि ख़राब काफ़ी समय तक नहीं होते हैं, और ये डिपेंड करता है मदर टिंचर पे। बहुत तरह तरह के मदर टिंचर अलग अलग समय पे जो है वो क्या होते हैं, ख़राब होते हैं, और उनका ख़राब होने का समय निर्भर करता है कि वो किन चीज़ों से बनाए गए हैं और वो कैसे बनाए गए हैं। इंग्रेडिएंट और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर ही उनका एक्सपायरी डेट डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो होम्योपैथिक फार्मेसी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस 2 हैं इसके। पहला है फार्मेसी प्रॉपर, दूसरा है एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी।
तो सबसे पहले हम लोग फार्मेसी प्रॉपर की बात करते हैं। फार्मेसी प्रॉपर क्या है? प्रॉपर फार्मेसी का मतलब कि हम उसमें फार्मेसी का ही सारा काम करेंगे। तो फार्मेसी प्रॉपर में ऑफिशियल फार्मेसी आता है और एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी आता है। क्या क्या आता है? ऑफिशियल फार्मेसी आता है और एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी आता है। टाइप ए में फार्मेसी प्रॉपर में ऑफिशियल फार्मेसी और एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी आया। ऑफिशियल फार्मेसी क्या है? तो ऑफिशियल फार्मेसी होता है कंसिस्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड इन ऑफिशियल फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो कि अलग अलग देशों की अलग अलग फार्माकोपिया हैं, उन फार्माकोपिया के थ्रू दवाओं को किस तरह से बनाना है, ये ऑफिशियल फार्मेसी में आता है। और एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी में क्या आता है? तो एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी में आता है कि किस तरह से दवाओं को बना के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिजिशियन हमें क्या करेगा? फिजिशियन हमें बताएगा कि इस दवा को ऐसे बनाना है, तो फिजिशियन के द्वारा बताए गए तरीके से हम दवा को बना करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीमार व्यक्ति को हम जो है दवाओं को देंगे। तो फार्मेसी प्रॉपर में दो चीज़ें आती हैं, ऑफिशियल फार्मेसी जिसमें कि उस देश की फार्माकोपिया में जो रूल्स होते हैं उसके थ्रू दवाओं को बनाना आएगा। और एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी में क्या आता है कि फिजिशियन के अकॉर्डिंग दवा को बना के पेशेंट को देना जो है वो एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी में आएगा। इसे समकालीन फार्मेसी भी कहते हैं। एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी को समकालीन फार्मेसी भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में टाइप बी, जो कि क्लिनिकल फार्मेसी है। क्लिनिकल फार्मेसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लिनिकल फार्मेसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था गैलन के द्वारा। और गैलन कौन थे? ये एक ग्रीक फार्मासिस्ट थे रोम के। ये रोम में रहने वाले थे, वहाँ के रहने वाले ये एक फार्मासिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे मेथड दिए थे क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने का, कि मतलब नेचुरल सोर्स से हम दवा को लेके आए, उसको हम कैसे निकालेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार उन्होंने दवा को निकालने के तरीक़ों के बारे में बताया था। और उन्होंने ये बताया था कि प्लांट या फिर एनिमल से किस तरह से दवाओं को निकाला जाता है। तो सबसे पुराने थे ये, इसीलिए इनकी फार्मेसी को क्या कहते हैं? क्लिनिकल फार्मेसी। और उन्होंने जो दवाएं बनाई थी उन प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? क्लिनिकल्स। नाम पे ही उन प्रोडक्ट का भी नाम रखा गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल्स कहते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल से दवाएं बनाई गई थी। और किसने बनाई थी? गैलन ने जो तरीके बताए थे उनसे बनाई गई थी। तो ब्रांचेस होम्योपैथी में दो ब्रांचेस थे, एक तो फार्मेसी प्रॉपर जिसमें ऑफिशियल फार्मेसी और एक्सटेम्परेनियस फार्मेसी आता है, और टाइप बी में क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि ग्रीक फार्मासिस्ट थे गैलन, उनके द्वारा ये दिया गया था। अब है अदर ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। अदर ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या क्या आता है? हॉस्पिटल फार्मेसी आता है सबसे पहले क्या आता है? हॉस्पिटल फार्मेसी और इंस्टीट्यूशनल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या क्या आएगा कि हॉस्पिटल्स में या हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस में या नर्सिंग होम में किस तरह से जो है फार्मेसी की प्रैक्टिस की जाएगी, किस तरह से दवाओं को दिया जाएगा। क्लिनिकल फार्मेसी में क्या आता है? तो क्लिनिकल फार्मेसी में आता है, ये वो ब्रांच है फार्मेसी की जिसमें फार्मासिस्ट जो है वो बीमार व्यक्तियों को क्या देता है? दवा देता है। कहाँ पर? तो जो है वेलनेस एंड डिजीज़ प्रिवेंशन में। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? तो क्लिनिकल फार्मेसी जो है ये फार्मासिस्ट के द्वारा जो है बीमार व्यक्तियों को उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए दवाओं के बारे में बताएगा या दवाओं का वितरण करेगा। नेक्स्ट है अदर ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथी में थ्योरेटिकल फार्मेसी। थ्योरेटिकल फार्मेसी क्या है? तो थ्योरेटिकल फार्मेसी जो है ये वो फार्मेसी है जिसमें हम जो है फार्मेसी की टीचिंग की बात करते हैं। थ्योरेटिकल फार्मेसी क्या है? टीचिंग ऑफ फार्मेसी है। किसी होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट में, जैसे कोई विद्यालय है होम्योपैथी का जहाँ पे जैसे DHP का कोर्स चल रहा है, वहाँ पे होम्योपैथिक फार्मेसी को पढ़ाया जाएगा, तो उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? उसे हम थ्योरेटिकल फार्मेसी में रखेंगे। ऑपरेटिव फार्मेसी क्या है? ऑपरेटिव का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेट करना, जहाँ पे कोई काम को किया जा रहा है। तो ये जो फार्मेसी की ये ब्रांच है, ये
स्टैंडर्डाइजेशन, मैन्युफैक्चर, रिटेल और एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल में जो है ये वर्क करता है। ऑपरेटिव फार्मेसी का मतलब ये हो गया कि जैसे कहाँ जहाँ पे दवा बनी वहाँ से ला करके किसी हॉस्पिटल में देना, और दवाएं जब बनती हैं तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनका मैन्युफैक्चर करना, उनका रिटेल में भारी मात्रा में जो है वितरण करना। कहाँ पर वितरण करना? हॉस्पिटल तक पहुँचाना। तो ये आएगा किसमें? तो ये आता है ऑपरेटिव फार्मेसी में। फिर इसके बाद आता है होलसेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी क्या है? तो होलसेल फार्मेसी में क्या होता है कि मैन्युफैक्चर से फार्मासिस्ट दवा खरीदता है और उसको क्या करता है कि लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे किसी ने होलसेल की दुकान खोली, वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट दवा लेकर के आया, और अब कोई पर्सन उसके पास पर्चा लेकर के आएगा तो वो ढेर सारी दवाएं अपने पास रखता है और जो है पर्चे के हिसाब से वो दवाएं दे देगा। रिटेल फार्मेसी क्या है? रिटेल फार्मेसी ये होती है कि ये लोकल लेवल पे है, बहुत छोटे लेवल पे है रिटेल फार्मेसी कि छोटी सी दुकान है, वो क्या करेगा, होलसेलर्स दवा खरीद के लेकर के आएगा, अपने पास रखेगा और फिर डायरेक्ट अगर कोई पर्सन पर्चा लेकर के आया तो वो डायरेक्ट उस पर्चे पे वो दवा दे देगा। होलसेल फार्मेसी में क्या है कि एक बहुत बड़े लेवल पे है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट होलसेलर के पास आएगा, और होलसेलर जो दवाएँ होता है वो होलसेल में ढेर सारी मात्रा में किसको देगा? रिटेल करने वाले को देगा, जो फुटकर विक्रेता हैं उनको देगा, और रिटेल वाले जो फुटकर विक्रेता हैं वो किसको देंगे? वो जनसाधारण व्यक्तियों को देंगे जो कि पर्चा लेकर के उनके पास में आएंगे। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो ये लास्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होगा कि फार्मेसी के क्षेत्र क्या हैं? तो फार्मेसी के केवल दो ही क्षेत्र हैं, एक तो है कॉन्सेप्चुअल डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट। तो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट में क्या आता है, डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट में क्या आता है कि किस तरह से हम दवाओं को जो है बना के उसको डिस्पेंस करेंगे, और टेक्नोलॉजिकल या फिर मैकेनिकल एस्पेक्ट में क्या आता है कि किसी फैक्ट्री में जहाँ पे दवाएं बन रही हैं वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किस तरह से हम दवाओं को आसानी से बना सकते हैं, तो उन यंत्रों का प्रयोग वगैरह जो है वो किस में आता है? वो टेक्नोलॉजिकल या फिर मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में आता है। तो आज हम लोगों ने जो है होम्योपैथिक फार्मेसी और फार्माकोपिया को जो है कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए। जितने भी इसमें मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो भी ईयर्स, जो भी मोनोग्राफ्स की संख्या वगैरह बताई है, उन सभी को आप लोग जो है प्रॉपर नोट करिए, उन्हें तैयार करिए, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।